आज का हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर के अंदर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके पहले तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा क्या उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ा सिंपल टॉपिक था जो हम लोगों ने पिछले 2 क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा है। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। टॉपिक है हमारा आज का मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। सिंगल ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया कि जो मात्र एक सेल से मिलके बने हुए हैं उसमें रिप्रोडक्शन का कौन सा मेथड चलता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे कहने के लिए केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म है, इसमें आपको मल्टी ऑर्गेनिज्म में भी एक दो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली उतना यदि आपको याद नहीं रखना है तो सिंपल सा आप ये याद रखिएगा कि आने वाले 1-2 क्लासों में जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो सिंपल सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय 6 डिफरेंट मेथड्स, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 अलग अलग मेथड के थ्रू परफॉर्म किया जा सकता है। पहला आपका है फ्यूजन, दूसरा है फ्रैगमेंटेशन, तीसरा है रीजनरेशन, चौथा है बर्डिंग, पांचवा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन और छठवां है स्पोर फॉर्मेशन। बेसिकली यहाँ पे ये जो 6 मेथड दिए गए हैं ना, इन 6 मेथड के थ्रू हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया जाता है और ये छवों का छवों आपका एक टॉपिक वाइज डिस्कस हम लोग करेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो यदि कोई पूछे कि बताइए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खास करके क्लास 10 तक के बेसिस पर कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कितने कैटेगरी हैं, तो क्लास 10th में भी आप जो पढ़ रहे हैं सिंपली आप बता सकते हैं कि 6 हमारे पास होते हैं, ठीक है। आगे शुरुआत करते हैं। अब पहला फ्यूजन है, फिर फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। अब इन सभी के ऊपर हमारा एक एक टॉपिक है तो उसको हम लोग एक बार डीपली डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं आता समझने में। चलिए आगे आ जाइए अपना सबसे पहला टॉपिक फ्यूजन पर। ये क्या होता है बहुत ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग अभी 6 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये छवों का छवों टॉपिक हमारा कैसा रिप्रोडक्शन का मेथड होगा, असेक्सुअल होगा, ठीक है। आगे पहला इसमें फ्यूजन के बारे में ये लिखा गया है कि फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू फॉर्म 2 और मोर न्यू ऑर्गेनिजम्स। फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज़्यादा नए नए ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं फ्यूजन। याद रहेगा, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। फ्यूजन का मतलब हो गया कि जब एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज़्यादा नए नए ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाए वही हमारा कहलाएगा फ्यूजन, ठीक है। अभी आपको डायग्राम भी दिखाएंगे, आपके एनसीईआरटी बुक अमीबा का है फिर प्लाज्मोडियम का है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। अब हमारे पास फ्यूजन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक है आपका बाइनरी फ्यूजन और दूसरा आपका है मल्टीपल फ्यूजन। अब इन दोनों के बारे में भी देखिए और दोनों का डायग्राम भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आपका आ पाएगा। पहला देखा जाए बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। बाइनरी फ्यूजन, अच्छा बाइनरी मैंने एक वर्ड लगा हुआ है बाई, BI, बाई का मतलब होता है 2, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच अ पैरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू फॉर्म 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जब हमारा एक सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, 2 नए नए ऑर्गेनिज्म को वो जन्म दे दे, वही हमारा कहलाएगा बाइनरी फ्यूजन। तो फ्यूजन का मतलब अब आपको पता चल चुका है कि जब हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज़्यादा नए ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाते हैं तो वही हमारा फ्यूजन कहलाता है। लेकिन ये फ्यूजन भी हमारा 2 प्रकार का है। पहला आपने पढ़ा बाइनरी फ्यूजन, जिसमें डिवाइड मात्र कितने रूप में होंगे, 2 रूप में होंगे। यानी कि एक पैरेंट, अच्छा यहाँ पे ना पैरेंट ऑर्गेनिज्म का मतलब पता है, पैरेंट ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो अपने बच्चों को जन्म दे रहे हैं, तो वो बेसिकली अपने बच्चों को यानी कि एक टाइम पे वो 2 ही जन्म दे सकते हैं, तो वो हमारा कहलाएगा बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। आगे देखिए द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, लेशमिनिया, बैक्टीरिया एटसेट्रा प्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। यानी कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, लेशमिनिया हो गया, बैक्टीरिया होगा, ये सब का सब हमारा बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल है। यानी कि ये सब जब अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो एक समय में मात्र 2 ही बच्चों को ये लोग एक साथ जन्म दे सकते हैं, इसीलिए ये सब हमारे किस एग्जाम्पल के अंदर है, बाइनरी फ्यूजन के अंदर है। अभी आपको डायग्राम भी आपको दिखाएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार और हम लोग मल्टीपल फ्यूजन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर डायग्राम, आपके तो डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको आप एक बार लगातार देखते रहिए। आगे मल्टीपल फ्यूजन क्या है देखिए, मल्टीपल फ्यूजन नाम से मालूम चल रहा है, मल्टीपल एक वर्ड लगा हुआ है इसमें। तो मल्टीपल फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच अ पैरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिजम्स एट द सेम टाइम। यानी कि जब हमारा एक ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों को बहुत बड़े लेवल पे जन्म दे दे, बहुत ज़्यादा संख्या में, वही हमारा कहलाएगा मल्टीपल फ्यूजन,
दोनों में डिफरेंस करना बहुत ही सिंपल है। आगे, प्लाज्मोडियम इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फ्यूजन। तो प्लाज्मोडियम हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, अबाउट 1000 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मल्टीपल फ्यूजन ऑफ वन प्लाज्मोडियम सेल। सोचिए, यानी कि प्लाज्मोडियम का एक सेल एक समय पर अपने 1000 बच्चों को जन्म दे सकता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका फ्यूजन के बारे में कंप्लीट जानकारी। अब इस बार इसका डायग्राम भी देख लेते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा हम लोगों को। इस वाले डायग्राम को आप एक बार बहुत ध्यान से देखिए। ये है आपका बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल जो कि अमीबा में दिख रहा है। यहाँ पे ना बहुत ही साफ तरीके से देखा जा सकता है कि हमारा यहाँ पे एक सिंगल अमीबा था, थोड़ा सा ये और खिंचा रहा है, मतलब कि ये थोड़ा सा डिवाइड होने की ओर आगे बढ़ रहा है। इस वाले में ये थोड़ा सा और ज़्यादा डिवाइड होने के चांस पे, मतलब कि डिवाइड होने के कगार पे ज़्यादा है। इस वाले में साफ दिख रहा है कि अब डिवाइड हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक सिंगल अमीबा था और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास ये सिंगल अमीबा दो अलग अलग अमीबा में डिवाइड हो गया। तो ये हमारा है बाइनरी फ्यूजन, जिसमें मात्र 2 ही नए ऑर्गेनिज्म का जन्म हो सकता है। तो ये हो गया हमारा बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना मल्टीपल फ्यूजन का। अभी अपने एग्जाम्पल देखा, प्लाज्मोडियम हमारा क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल है। तो ये एक सेल है हमारे प्लाज्मोडियम का। इसके अंदर जो आप ग्रीन ग्रीन डॉट देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली इनके बच्चे हैं, यानी कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और ये लगभग 1000 होते हैं एक सेल के अंदर। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल। तो सिंपल सा है, मतलब प्लाज्मोडियम जो है ना एक समय में अपने 1000 बच्चों को लगभग एक समय में जन्म दे सकता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया मल्टीपल फ्यूजन का। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर टॉपिक पे दोबारा आते हैं हम लोग अपने। तो ये हो गया हमारा बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, इसको भी ध्यान से देखा जाए। फ्रैगमेंटेशन में ये कहा गया है कि द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म into 2 or more pieces on maturing, each of which subsequently grows to form a completely new organism is called fragmentation। देखिए यहाँ पे ना आपको हम एक बात पहले ही बता देना चाहते हैं, जैसे फ्रैगमेंटेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, रीजनरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बर्डिंग पढ़ेंगे। इन सभी में ना थोड़ा थोड़ा आपको सिमिलरिटी नजर आएगा, लेकिन यदि आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो हर एक दूसरे से पूरा सिमिलर नहीं है। मतलब ये हो गया कि अभी आप 3-4 प्रकार के और पढ़ने वाले हैं आप, तो आपको लगेगा ना कि सभी तो सिमिलर ही है, इसमें फिर डिफरेंस कहाँ है? बिल्कुल भी नहीं। यदि आप लाइन बाय लाइन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस भी नजर आ जाएगा। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रैगमेंटेशन क्या होता है। द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहली बात, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे लेकिन वो बहुत ही सिंपल। सिंपल का मतलब हो गया कि मल्टी सेलुलर तो होंगे लेकिन बहुत ही उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही सिंपल होगा, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। इनटू 2 और मोर पीसेस ऑन मैच्योरिंग, लेकिन वही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब मैच्योर हो जाते हैं, जब ग्रो हो जाते हैं, तो वो 2 या 2 से ज़्यादा पीस में, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पीस में वो टूट के बिखर जाते हैं। ठीक है, ईच ऑफ विच सब्सिक्वेंटली ग्रोज टू फॉर्म अ कम्प्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ग्रो करने के बाद, मैच्योर होने के बाद वो अपने आप को ब्रेक कर लेता है और ब्रेक करने के बाद उसका हर पार्ट अपने आप में फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। वही हमारा कहलाता है फ्रैगमेंटेशन। तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। मतलब ये हो गया कि फ्रैगमेंटेशन में एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पार्ट को अलग अलग टुकड़ों में वो डिवाइड कर लेता है। ठीक है, और बाद में वो अलग अलग टुकड़ा जो उन्होंने डिवाइड किया था अपने बॉडी को, बाद में वो टुकड़ा ही पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म का रूप ले लेता है। इसी को हम लोग कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, आगे, द रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन मेथड कैन अकर इन सिंपल मल्टी सेलुलर प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। यानी कि फ्रैगमेंटेशन के थ्रू जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही सिंपल मल्टी सेलुलर प्लांट और एनिमल में ही हो सकता है। मतलब ये हो गया कि पहली बात तो मल्टी सेलुलर प्लांट और एनिमल दोनों चलेगा, लेकिन उसका बॉडी का डिजाइन क्या होना चाहिए? बहुत ही सिंपल होना चाहिए, नहीं कि उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पायरोगोइरा एंड सी एनिमोन्स कैन रिप्रोड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ फ्रैगमेंटेशन। मतलब ये हो गया कि हमारा एक ऑर्गेनिज्म है स्पायरोगोइरा और एक हमारा सी एनिमोन्स, ये फ्रैगमेंटेशन के थ्रू अपने आप को डेवलप करते हैं, यानी कि इनका जन्म फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा होता है।
जिसमें स्पायरोगोरा इज अ प्लांट, स्पायरोगोरा हमारा एक प्लांट है, और सी एनिमोन्स हमारा एक मरीन एनिमल है, यानी कि जो कि बेसिकली आपको एक्चुअली ये पानी में मिल जाएगा, ज़्यादातर ये समुद्र में आपको देखने को मिलते हैं। इसका डायग्राम आपको दिखा देते हैं, आपको ज़्यादा ये समझ में आ पाएगा। ये डायग्राम रहा आपके सामने, ये पहला वाला डायग्राम है, और हाँ ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, दूसरे बुक से लिया गया है ताकि आप इसको समझ सके बेहतर तरीके से। देखिए फ्रेगमेंटेशन का ये दो एग्जांपल, पहला वाला है हमारा ये स्पायरोगोरा, जो कि मकड़ी के जाल जैसा आपको दिख रहा होगा लेकिन ग्रीन कलर का है। तो ये क्या करता है ना, बेसिकली एक एक्चुअली एक प्लांट है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ये एक्चुअली ये प्लांट है, ये अपने बॉडी पार्ट को अलग अलग हिस्सों में ब्रेक करता है, और उसका बॉडी पार्ट जो ब्रेक हुआ है वो खुद जाके एक नया ऑर्गेनिज्म बाद में बन जाता है, यानी कि एक नया प्लांट का रूप वो खुद ले लेता है बाद में। तो ये हो गया हमारा स्पायरोगोरा, और ये हमारा सी एनिमोन्स, जो कि एक हमारा बेसिकली मरीन एनिमल है, यानी कि ये जानवर है, मतलब ये जानवर मतलब इतना भयंकर जानवर नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा होता है, और ये अधिकतर आपको समुद्र में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों जो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इन दोनों का जो बेसिकली जन्म होता है वो फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा ही होता है, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, आगे बढ़ते हैं। फ्रैगमेंटेशन के बाद अब आते हैं हम लोग अपने दोबारा टॉपिक पे। इस तरीके से हमारा फ्रैगमेंटेशन वाला भी टॉपिक कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस आप इसको समझते हुए चलिएगा। और हमने आपको एक बार फिर से यहाँ पे हमने आपको अभी तुरंत कहा था कि अभी जो हम लोग 3-4 अभी और आगे पढ़ेंगे ना, फ्रैगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, बर्डिंग हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, आपको लगेगा कि सभी का डेफिनेशन तो लगभग सेम है ना, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सभी में थोड़ा थोड़ा भी डिफरेंस जरूर है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है रीजनरेशन। क्या है इसमें देखा जाए, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड रीजनरेशन। इसमें भी क्या होगा ना, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट, मतलब कि इसमें भी हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म होंगे, इसमें भी हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म होंगे, उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट आप ब्रेक कर दो, और वो खुद जो बॉडी पार्ट आपने ब्रेक किया, बाद में वो खुद बॉडी पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म का रूप ले लेता है, यानी कि वो पूरा फुल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये वाला और फ्रैगमेंटेशन वाला दोनों तो फिर बिल्कुल सेम हुआ हमारा, लेकिन देखो सेम आपको बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन क्या दोनों का एग्जाम्पल सेम है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए एग्जाम्पल दोनों को ना डिफरेंट बना दे रहा है। दोनों का कहने का मतलब लगभग सेम है, लेकिन दोनों के एग्जाम्पल के वजह से दोनों हमारा मेथड अलग अलग हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही होगा कि एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट ब्रेक होगा, ठीक है, और वो बॉडी पार्ट बाद में जाकर एक नया फुल ऑर्गेनिज्म हमारा बन जाएगा। तो वही हमारा कहलाता है रीजनरेशन। द सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स लाइक प्लेनेरिया एंड हाइड्रा सो रीजनरेशन, यानी कि हमारे पास बहुत ही सिंपल लेकिन मल्टी सेलुलर एनिमल है प्लेनेरिया और हाइड्रा, जो कि रीजनरेशन प्रोसेस के द्वारा अपने आप को वो ग्रो करता है, यानी कि इनका जन्म इस तरीके से होता है। अब इफ प्लेनेरिया और हाइड्रा सो सम हाउ गेट कट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस, देन ईच बॉडी पीस कैन ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, यानी कि मान लीजिए किसी कारणवश प्लेनेरिया या फिर हाइड्रा का कुछ बॉडी पार्ट कट गया, ठीक है, और वो बॉडी पार्ट कट के उसमें इतना क्षमता होता है कि वो बॉडी पार्ट जो कटा है ना, बाद में आने वाले समय में कुछ ही समय में लगभग वो अपना एक नया फुल बॉडी वो तैयार कर लेता है, ठीक है। इसका ना एग्जांपल आपको दिखाते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है रीजनरेशन का प्लेनेरिया, और उसके नीचे आप देखेंगे तो हाइड्रा का भी दिया गया है, ठीक है। दिखाते हैं आपको इसका डायग्राम। ये डायग्राम रहा आपका प्लेनेरिया का। इसमें यदि आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे ना, तो हमारे पास एक सिंगल प्लेनेरिया है जिसको हम लोग पेरेंट ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, ये वाला, और इसको ना 3 अलग अलग हिस्सों में ब्रेक किया गया है। और आगे जरा देखेंगे ध्यान से तो ये हिस्सा एक नया ऑर्गेनिज्म का रूप ले रहा है, ये हिस्सा एक नया ऑर्गेनिज्म का रूप ले रहा है, और ये वाला भी एक नए ऑर्गेनिज्म का रूप ले रहा है। आखिरकार लास्टली यदि देखा जाए तो तीनों बॉडी पार्ट जो ब्रेक हुआ था, जिसको कट किया गया था, वो एक नए ऑर्गेनिज्म का रूप ले चुका है। यही हमारा एग्जाम्पल है प्लेनेरिया का, सॉरी एग्जाम्पल हो गया हमारा रीजनरेशन का, जिसमें हमने एग्जाम्पल देखा प्लेनेरिया का, ओके। उसके बाद आपने पढ़ा हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा के बारे में भी आप देख लीजिए, ये भी इसी तरीके से ग्रो करता है। इसमें होगा क्या ना, आपका एक ये बिल्कुल हाइड्रा हमारा ये है, ठीक है। हालांकि हाइड्रा का एग्जाम्पल रीजनरेशन में भी हम लोग पढ़ते हैं और बर्डिंग में भी हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे बर्डिंग, उसमें भी एग्जाम्पल हम लोग हाइड्रा का ही लेंगे। तो दोनों में ये फिट बैठ जाता है। तो ये हमारा हाइड्रा है। फिर हाइड्रा में यदि आप ध्यान से देखेंगे नीचे, तो एक थोड़ा सा ना हमारा
आउट ग्रोथ निकल रहा है, यानी कि बॉडी से बाहर हमारा ग्रोथ हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं बर्ड, है ना। लास्ट में आप देखेंगे तो बर्ड हमारा बहुत बड़ा हो चुका है और ये बर्ड अपने आप को यहाँ से ब्रेक कर लेता है, इस वाले हिस्से से वो अपने आप को ब्रेक कर लेता है और ब्रेक करने के बाद खुद ये पूरा का पूरा हाइड्रा आपका एक नए और बड़े ऑर्गेनिज्म का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से हमारा रीजनरेशन प्लेनेरिया में और हाइड्रा में चलता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर दोबारा टॉपिक पे आते हैं हम लोग। इस तरह अभी आपने एग्जाम्पल देखा प्लेनेरिया और हाइड्रा का, और ये दोनों एग्जाम्पल हमारा था रीजनरेशन का, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि हाइड्रा का एग्जाम्पल हमारा रीजनरेशन और बर्डिंग दोनों में फिट बैठता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं बर्डिंग के बारे में, इसमें क्या कहा गया है देखा जाए बहुत ध्यान से। The process in which a small part of the body of the parent organism grows out as a bird, which then detaches and becomes a new organism is called birding। सिंपल सा ये हाइड्रा का ही बात कर रहा है, यानी कि इसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक आउट ग्रोथ होगा। आउट ग्रोथ मतलब थोड़ा सा बॉडी से अलग ही हिस्सा हमारा ग्रो करने लग जाएगा, जिसको हम लोग बर्ड कहते हैं। और जब वो ग्रो कर जाएगा और थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा तो वो बर्ड अपने आप को क्या कर लेता है, तोड़ लेता है, यानी कि वो वहां से टूट जाता है। टूटने के बाद फिर वो हमारा बर्ड एक नया हाइड्रा का रूप ले लेता है, यही हमारा कहलाता है बर्डिंग, ठीक है। डायग्राम अभी आपने देखा था, एक बार आपको हम दोबारा दिखा देंगे एनसीईआरटी में, हालांकि वो डायग्राम आपके पास दिया हुआ होगा। आगे, ईस्ट इज अ सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेस बाय बर्डिंग। देखो हमारा ईस्ट हो गया और हाइड्रा दोनों बर्डिंग प्रोसेस के थ्रू ही हमारा वो ग्रो करता है। तो ईस्ट याद रखेगा, बर्डिंग में केवल हाइड्रा नहीं होता है, ईस्ट भी हमारा एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ईस्ट इज अ सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ईस्ट हमारा एक बहुत ही सिंपल और साथ साथ हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि बर्डिंग प्रोसेस के द्वारा वो ग्रो करता है, ठीक है। और यदि वो अपने बच्चों को जन्म देगा भी तो बर्डिंग प्रोसेस के थ्रू ही देगा। आगे बढ़ते हैं, तो ईस्ट हमारा एक एग्जाम्पल हो गया बर्डिंग का और हाइड्रा हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया बर्डिंग का। आगे बढ़ते हैं, Hydra is a simple multicellular animal which also reproduces by the process of budding। यानी कि जिस तरीके से हमारा हाइड्रा ग्रो करता है, सॉरी जिस तरीके से हमारा ईस्ट ग्रो करता है उसी तरीके से हमारा हाइड्रा भी ग्रो करता है। और हाइड्रा एक सिंपल लेकिन मल्टी सेलुलर एनिमल है जो कि बर्डिंग प्रोसेस के थ्रू ग्रो करता है। आगे बढ़ते हैं, इन हाइड्रा फर्स्ट a small outgrowth called bud is formed on the side of its body। यानी कि पहले क्या होता है ना, हाइड्रा में एक बहुत ही छोटा सा आउटग्रोथ होता है। आउटग्रोथ मतलब बॉडी में अलग ही हिस्सा से ग्रो कर जाएगा नीचे वाले हिस्से में, जिसको हम लोग बर्ड नाम दे देते हैं, ठीक है। आगे, देन दिस बर्ड ग्रोज ग्रेजुअली टू फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा, और वो धीरे धीरे बर्ड ग्रो होता रहता है, ग्रो होते 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 वो एक हाइड्रा का रूप ले लेता है, यानी कि हाइड्रा जैसा ही वो दिखने लगता है। And finally, this new small hydra detaches itself from the body of parent hydra and lives as a separate organism। और जब वो बड़ा हो जाता है वो बर्ड जो कि हाइड्रा के रूप में दिखने लगता है, फिर वो अपने आप को वहां से तोड़ लेता है अपने आप को, यानी कि वो अपने आप को वहां से ब्रेक करके फिर वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बन जाता है हमारा, और वो पूरा का पूरा एक नया हाइड्रा का रूप ले लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल अभी तुरंत आपने देखा। इन दिस वे द पेरेंट हाइड्रा हैज प्रोड्यूस्ड अ न्यू हाइड्रा। इस तरीके से जो हमारा पेरेंट हाइड्रा था, यानी कि जो इसके पहले था, उन्होंने एक नए हाइड्रा को बेसिकली जन्म दिया। दस हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय ग्रोइंग बर्ड्स फ्रॉम इट्स बॉडी। तो हम लोग यहाँ पे आखिरकार ये कह सकते हैं कि हाइड्रा भी रिप्रोड्यूस होता है किस प्रोसेस के द्वारा, बर्डिंग प्रोसेस के द्वारा होता है, ठीक है। इस चीज को आपने देखा, डायग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप उसको। चलिए बर्डिंग के बाद अब आइए आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा देखा जाए क्या है, बहुत ही सिंपल है ये भी। द प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स लाइक रूट्स, स्टीम्स एंड लीव्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है ना, बेसिकली जो पहले से प्लांट आपके पास है उस प्लांट का या तो आप जड़ या तो उसका टहनी या तो उसका पत्ता आप लगाते हो और उसी से आपको एक नया प्लांट मिल जाता है। कई बार होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, सिंपली कोई प्लांट का जड़ लाते हैं और उस जड़ को अपने गार्डन में लगा देते हैं और उसी के जड़ से नया प्लांट उग जाता है ना। इसी को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यदि मैं आपको दूं तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका गन्ना का, शुगर कैन। आप लोगों ने कभी शुगर कैन का खेती देखा है? नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं, हमने देखा है क्योंकि मेरे गाँव में होता है ना। इसमें होता क्या है ना, बेसिकली जो गन्ना का पेड़ पहले से है उसको ऊपर से काट लिया जाएगा और उसको मार्केट में बेचने के लिए भेज देते हैं।
लेकिन जो मेन जड़ है जिससे कि नया प्लांट हमारा फ्यूचर में उगेगा वो तो मिट्टी के अंदर होता है। फिर उसको उखाड़ा जाता है, उखाड़ने के बाद उसको छोटे छोटे पीस में काटा जाता है, काटने के बाद फिर दोबारा खेत में उसी को लगाया जाता है। मतलब उसके जड़ को ही काट के मिट्टी में दोबारा लगा दिया गया, तो उसी से हमारा एक नया शुगर कैन ग्रो कर जाता है। ठीक है, शुगर कैन हो गया। उसी प्रकार से आपने देखा होगा बनाना। अच्छा, क्या केला का पेड़ हम लोग क्या उसका बीज लगाते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। केला का पेड़ हम लोग कब कैसे लगाते हैं? सिंपल सा, उखाड़ के वही लगा देते हैं दूसरे जगह पे, तो वही उग जाता है हमारा। या फिर केला का पेड़ आपने एक बार लगाया तो बगल में हमारा पेड़ उग जाता है, अपने आप वो ऑटोमेटिक होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये पढ़ने वाले हैं कि हम लोग क्या करते हैं, पुराने वाले प्लांट का या तो रूट्स या तो स्टीम्स या तो लीव्स कुछ भी इस्तेमाल कर लेते हैं और उसी से हम लोग एक नया प्लांट का ग्रोथ कर देते हैं, वही हमारा कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि द रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स ओनली इन प्लांट्स। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन केवल किस में हो सकते हैं? प्लांट्स में। ये एनिमल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये प्लांट के लिए ही स्पेशली डिजाइन किया गया है नेचर के द्वारा। आगे, बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द स्टीम्स as well as the leaves of the bryophyllum plants which can develop into new plants। अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को समझाने के लिए यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में ब्रायोफाइलम प्लांट का। लेकिन ब्रायोफाइलम प्लांट का आप एक पत्ता होगा, पेज आप पलट के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, उसमें ब्रायोफाइलम का एक लीफ है वो आपको दिख जाएगा। लेकिन ब्रायोफाइलम के अलावा भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए लागू होते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, आगे अभी आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल हमने आपको दिया शुगर कैन का, गन्ना का खेती जो हम लोग करते हैं उसके जड़ को बेसिकली लगाते हैं और उसी से हमारा एक नया शुगर कैन का प्लांट ग्रो कर जाता है। आगे बढ़ते हैं। सो ब्रायोफाइलम प्लांट्स कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय यूजिंग आइदर अ पीस ऑफ इट्स स्टीम और इट्स लीव्स। अच्छा, इसका ना आपको डायग्राम दिखाते हैं, आप ज्यादा इसको समझ पाओगे। फिर ये है इसका डायग्राम, आपका पिक्चर है ब्रायोफाइलम लीफ का। ये बेसिकली इसमें है क्या, बहुत ध्यान से आप देख पा रहे होगे, एक लीफ है, बेसिकली पत्ता है, पत्ता के ऊपर ना छोटा छोटा बर्ड ग्रो कर गया है, और जब इसी बर्ड को लीफ से तोड़कर जमीन में लगा दिया जाएगा तो उसी से हमारा एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। ठीक है, यही हमारा एग्जांपल है किसका, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। अच्छा, इसका ना एग्जांपल एक दो हम और दे सकते हैं आपको। आपके घर में जब आलू आता है तो कभी आपने देखा होगा कि आलू के ऊपर ना छोटा छोटा पौधा उगने लगता है ना। जब उसी को लगा दिया जाए दोबारा जमीन में, लेकिन हाँ उसको तोड़ के नहीं, क्योंकि आलू में अलग होता है थोड़ा, आलू ही को पूरा लगा दिया जाए तो उससे आपका एक नया प्लांट उग जाता है। तो वो भी हमारा एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जांपल है। ठीक है, बहुत सारे हैं, आलू है, फिर से आपका गन्ना है, फिर से आपका बनाना का पेड़ है, ये सभी बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ब्रायोफाइलम का लीफ है और इसके बर्ड को यदि तोड़ के लगा दिया जाए कहीं पर, और ये आप नहीं भी लगाओगे ना, ये टूट के खुद से बिखर के नीचे लग जाता है और वहां पे एक नया प्लांट हमारा उग जाता है। दोबारा आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। इस तरीके से हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन आगे ग्रो करता है। आगे बढ़ते हैं, अभी आपने एग्जांपल देखा ब्रायोफाइलम का। आगे, मनी प्लांट कैन ऑल्सो बी ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय यूजिंग अ पीस ऑफ इट्स स्टीम। अच्छा, मनी प्लांट हम लोगों के घर में है, मनी प्लांट भी हमारा इसी प्रकार से उगता है। क्या मनी प्लांट का आप कोई बीज लगाते हो क्या, सीड लगाते हैं क्या? कभी नहीं। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा मनी प्लांट का एक टहनी काट लेते हैं, दोबारा उसको मिट्टी में लगा देते हैं, तो वहीं से वो ग्रो करना शुरू कर जाता है। तो बेसिकली आपने क्या किया, उसके स्टीम को लगाया आपने, तो ये हो गया हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड इज आल्सो यूज्ड इन कटिंग्स, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी न्यू प्लांट्स लाइक शुगर कैन, रोजेज, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेज। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड को हम लोग अलग अलग तरीके के खेती बाड़ी करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इनके एग्रीकल्चर पर्पज के लिए बेसिकली हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना 3 वर्ड इस्तेमाल किया गया है, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, है ना। ये 3 मेथड क्या है इसको जरा आप समझिए। कटिंग का तो सिंपल सा मतलब है, कटिंग का सिंपल सा मतलब है कि आप कोई भी प्लांट का हिस्सा काट कर लेकर आओ, उसको जमीन में लगा दो, लग गया तो वही हो गया हमारा कटिंग। ठीक है, और लेयरिंग का मतलब होता है, अच्छा आपने कभी बचपन वाले क्लास में ना 6-7 में आपने एक मेथड पढ़ा होगा, उसमें क्या होता था ना, एक प्लांट का कोई टहनी है, उसको बीच से फाड़ा जाता था, उसी में किसी दूसरे प्लांट के टहनी को लगा के उसको रस्सी से बांध दिया जाता था, है ना। उसको फिर जमीन में लगाया जाता था और उससे हमारा 2 अलग अलग प्रकार का ग्रोथ होता था। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, हालांकि ऐसा जल्दी, और ये सॉरी एक मिनट, कटिंग हो गया हमारा ये,
हाँ, कटिंग में तो सिंपल सही होता है। अच्छा, लेयरिंग में हमने बताया क्या भी है आपको, अच्छा सॉरी मिस्टेक, ये ग्राफ्टिंग में होता है, लेकिन बताते हैं क्या होता है। कटिंग में सिंपल सा आपको पता है कि कोई भी प्लांट का हिस्सा तो काट के लेकर आओ, उसको लगा दिया आपने, प्लांट हो गया, तो वही हो गया हमारा कटिंग। लेयरिंग क्या होता है ना, माफ कीजिएगा क्योंकि हमने आपको ग्राफ्टिंग अभी बता दिया था। लेयरिंग में क्या होता है, बहुत इसको ध्यान से समझिए। लेयरिंग में ये होता है ना कि बहुत सारे हमारे ऐसे आसपास प्लांट होते हैं जिसका जो मतलब कि जिसका जो बॉडी वाला पार्ट है ना, वो जमीन के नीचे धंस जाता है, और जमीन के नीचे जाने के बाद फिर जमीन के नीचे से होके फिर वो ऊपर ग्रो करता है। तो जमीन में जहां से वो अंदर गया है उसको हम लोग वहीं से काट देते हैं, और काटने के बाद जो जमीन के नीचे से बाहर निकला था हमारा, वही एक नया प्लांट का रूप ले लेता है। तो वो हो गया हमारा लेयरिंग। ठीक है, आगे ग्राफ्टिंग में होता है ना बेसिकली क्या, हम लोग 6-7 में भी पढ़ते थे कि कोई एक प्लांट लाओ, उसका टहनी तोड़ कर लाओ आप, उसके टहनी को काटो, और उस जहाँ पे आपने काटा उसको, यानी कि फारा जहाँ पे आपने, उसके बीच में दूसरे प्लांट के टहनी को आप लगा दो, और उसको फिर हम लोग रस्सी से बांध देते थे। बांधने के बाद फिर मिट्टी में लगाते थे। इससे क्या होता था ना, एक ही प्लांट से आपको 2 अलग अलग फल या फूल देखने को मिलता था। यही हमारा कहलाता है ग्राफ्टिंग। तो क्या इन सभी में, यानी कि कटिंग में, लेयरिंग में या फिर ग्राफ्टिंग में, क्या आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और ये सब बेसिकली हम लोग करते हैं अपने एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। Plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds। अच्छा, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो प्लांट हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो करता है उसमें अक्सर ऐसा देखा गया है कि उसमें फ्लावर और फ्रूट जल्दी आता है कंपेयर टू सीड्स। यानी कि जो प्लांट टहनी लगाने से उग गया है या फिर जड़ लगाने से उग गया है, उसमें जल्दी हमारा फूल या फिर फल आता है एज कंपेयर टू सीड लगाने से। यानी कि जो प्लांट हमारा बीज लगाने से ग्रो करेगा उससे पहले फल और फूल किस में आ जाएगा, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हमारा लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगला हमारा है स्पोर फॉर्मेशन। अब ये लास्ट हमारा है इसके अंदर, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है देखा जाए ध्यान से। In spore formation, the parent plant produces hundreds of small pores। यानी कि जो हमारे पेरेंट प्लांट है, पेरेंट प्लांट मतलब जो पहले से हमारे पास है, वो एकदम सैकड़ों का मतलब हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल पोर्स, मतलब कि ऐसा आप समझो कि हमारे पास एक प्लांट है जो कि बहुत ही छोटे छोटे दाने प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही छोटे छोटे दाने। ठीक है, आगे when the spores of the plant bursts, then the spores spread into air। यानी कि जब वो स्पोर यानी कि छोटे छोटे दाने का जब वो बस्ट होता है, जब वो फटता है, तो पूरी तरीके से दाना हवा में हमारा फैल जाता है। आगे when these spores land on soil under favorable conditions, they germinate and produce new plant। यानी कि जब वही हमारा छोटे छोटे स्पोर्स हवा में फैलने के बाद जब वो जमीन पे गिरता है, मिट्टी पे गिरता है, और जब उसको कंडीशन ठीक ठाक मिल जाता है कि हवा पानी सब कुछ उसको यदि बराबर मिलता रहता है, तो फिर वहीं पे हमारा एक नया प्लांट उग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, इसका ना एक आपको पहले डायग्राम देख लीजिए, आप एनसीईआरटी में दिया गया है। ये रहा आपका डायग्राम। ये डायग्राम थोड़ा सा आपका एनसीईआरटी से अलग है, लेकिन आपका एनसीईआरटी का जैसा ही है। ठीक है ना। इसमें है क्या बेसिकली समझिए, स्पोर फॉर्मेशन का ये डायग्राम है। इसमें क्या है, ये आपका एक सिंपल सा प्लांट है, उसके टॉप पे यदि आप देखोगे ना तो बहुत ही छोटे छोटे दाने जैसे आपको कुछ दिखेंगे, है ना। और यही हमारा स्पोर। और जब ये मैच्योर हो जाता है, जब ये पक जाता है, तो ये अपने आप क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि अपने आप को ये फाड़ लेता है, अपने आप ये फट जाता है। फटने के बाद आप देखोगे कि हवा में हमारा बहुत सारा जो बीज है, उसका जो स्पोर है, वो हवा में उड़ने लगते हैं। हवा में उड़ने के बाद जब ये मिट्टी पे गिरेंगे, और जहाँ पे वो मिट्टी पे गिर गया वहाँ पे भी उसको अच्छे से हवा पानी ये सब मिल गया, तो फिर वहाँ पे ही हमारा एक नया प्लांट इसी प्रकार का फिर दोबारा हमारा इसी प्रकार का प्लांट उग जाता है। ये हमारा स्पोर फॉर्मेशन। कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग अपने दोबारा टॉपिक। डायग्राम आपने देखा, डायग्राम से बहुत कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो। यानी कि वो जो स्पोर आपने देखा वो बेसिकली बहुत ही ठीक वॉल से कवर होता है, यानी कि ऊपर से कोटिंग होता है, एक लेयर होता है, उसके अंदर हमारे सारे दाने रहते हैं, यानी कि स्पोर रहते हैं,
और वो तब तक अपने आप को बंद करके रखते हैं जब तक कि वो मिट्टी के कांटेक्ट में आ ना जाए। मिट्टी के कांटेक्ट में आने के बाद फिर वो अपने आप को हटा लेते हैं और पूरा हमारा वहां पे एक नया प्लांट उग जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है इस पॉइंट का ये कि स्पोर जो है बेसिकली हमारा एक वॉल के अंदर प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है, ताकि उसको कोई आके हानि ना पहुंचा सके। आगे बढ़ते हैं फिर। राइचोपस इज अ फंगस प्लांट विच रिप्रोड्यूसेस बाय द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। जो अभी आपने डायग्राम देखा उसी का बात कर रहा है ये। तो राइचोपस हमारा एक फंगस प्लांट है जो कि स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही अपने आप को ग्रो करता है या फिर अपने बच्चों को वो जन्म देता है इसी तरीके से। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा और इसमें ज्यादातर जो आपने गौर किया वो थे हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें ज्यादा थे हमारे। हालांकि बीच बीच में आपका मल्टी सेलुलर भी आया था, लेकिन मोटा मोटी बात कहा जाए तो वो था हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। तो असेक्सुअल हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब से हमारा शुरू होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्लास चालू। तो इसमें तो इसको तो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरुआत करेंगे, लेकिन क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आपको? चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।